नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। नाज़रीन कोशिश करेंगे कि आज 3 इश्यूज़ पे अपने मेहमानों का पॉइंट ऑफ व्यू हम ले सकें। हमारे पास 3 मेहमान हैं। पहला इशू जो है वो हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि 30 दिन गुज़र गए हैं, कश्मीर के हालात के बारे में सबको पता है। कश्मीर शहरक कट गई, कश्मीर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, कश्मीर के लोग पाकिस्तान का परचम लपेट के आज भी शहीद हो रहे हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। वहाँ बेरमती जेनोसाइड हो रहा है, ख़ुद वज़ीर आज़म कह रहे हैं। इस पे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आवाम को असल चीज़ें जो हुक्मरान नहीं बता रहे हैं वो सच सामने ले आएँ। दूसरी तरफ एक बहुत अहम इत्तेहाद, मैं नहीं कह रहा वो अहम इत्तेहाद था, हमारे बड़े तज्ज़ियाकार, डिफेंस एनालिस्ट, दानिश्वर, इस मुल्क के हुक्मरान, एक इत्तेहाद हुआ पाकिस्तान, चीन, तुर्की और ईरान का। उसके बारे में कहा गया ये बहुत अहम इत्तेहाद है, वक्त का अहम इत्तेहाद है, इस रीजन के लिए इत्तेहाद ज़रूरी था और पाकिस्तान ने बहुत बड़ा फ़ैसला किया है। और अब इस इत्तेहाद की बुनियाद पर हमें किसी बाहर की क़ुव्वत से कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आज वो इत्तेहाद हमें नज़र नहीं आ रहा है। क्या ख़त्म हो गया है? पाकिस्तान एक नए इत्तेहाद में दोबारा चला गया जिसे कहते हैं अमेरिकन इत्तेहाद। और कहा यह जाता है, हमने ही सुना है, अपने किताबों में पढ़ा है, दानिशों से सुना है, आज भी सुनते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा धोखा दिया। तो हम फिर दोबारा अमेरिकन इत्तेहाद में चले गए और वो इत्तेहाद कहाँ चला गया जो आज से चंद महीने पहले उसकी बाज़गश्त सुन रहे थे और बहुत अहमियत का हामिल कहा जा रहा था, बहुत अहम फ़ैसला कहा जा रहा था पाकिस्तान के उस वक्त के अस्करी और सिविलियन क़यादत के बारे में। जी, इस पर भी बात करेंगे। और एक और चीज़ कि ये जो एक बात आ रही है कि जी अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात तय पा गए हैं, 98% मामला तय पा गए हैं, ऐलान होने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जनाब आली बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई हुई, बहुत अहम हिस्से पर आपके तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। क्या ये नाकाम कोई मुज़ाकरात का ये आखिरी मरहला नाकाम हो गया, उसका रिएक्शन है, या ये कामयाबी का एक तसलसल है जो साथ है? इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब एजाज़ आवान साहब, सीनियर दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया हमें। मेरे साथ हैं सेनेटर जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया है। मेरे साथ हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, साबिक़ निगरान वज़ीर दिफ़ा पैदावार, साबिक़ वज़ीर एविएशन। मैं बोलता रहूँ और सुबह हो जाएगी, इतने सारे ओहदे माशाल्लाह आपके पास हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मैं वैसे इस वक्त जो ये 5 रुकनी इत्तेहाद था, इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा कश्मीर पे आ जाता हूँ। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सुनी थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस पर जनरल अवान साहब को बोलने दूं, क्योंकि एक प्रोग्राम मैंने देखा कि जनरल अवान साहब को बोलने नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं आज बोलने दूं। वो सवाल लेकर सबसे पहले जनरल अवान साहब की तरफ आता हूं। जनरल अवान साहब, मौजूदा कश्मीर पे आप कहते हैं पाकिस्तान के पास 5 फ्रंट्स थे। एक फ्रंट पॉलिटिकल फ्रंट, एक फ्रंट डिप्लोमेटिक फ्रंट, एक फ्रंट आपका मीडिया फ्रंट है, एक इकोनॉमिक, और एक है आपका काइनेटिक फ्रंट यानी फौजी फ्रंट। मेरा सवाल आपसे ये है सर कि चंद फ्रंट पर हमें ये महसूस हो रहा है, आप क्या कहते हैं कि हम बुरी तरह नाकाम हो गए, और चंद फ्रंट पर हमें ये नज़र आ रहा है कि हम उसमें काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन काइनेटिक फ्रंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मौके पे, क्या कहेंगे सर आप? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। पहले तो मेरे दोनों सीनियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उनको मेरी तरफ से सलाम। बात यह है डॉक्टर साहब कि ये जो 5 फ्रंट्स की बात हो रही है, जब भी कोई नेशनल अहमियत का फ़ैसला करना होता है, पर्टिकुलरली वो इशू कश्मीर जैसा जो हमारे सोवरेनिटी से, हमारे नेशनल इंटरेस्ट और हमारी हमीयत जो है बहसीत कौम, उसमें हमारे दिल के नज़दीक है, हमारी शनाख्त है, तो उसमें 5 महाजों पे काम होना था या 5 फ्रंट पे बात होनी थी। मेरे ख्याल में हुकूमत जो अभी तक कर रही है, बड़ा मुस्बत एक उन्होंने अपना तरीका इख्तियार किया है। पॉलिटिकल ये था कि वो पहले तमाम
पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज और पॉलिटिकल पार्टीज का कंसेंसस बिल्ड करें कि कश्मीर के ऊपर क्या है, तो वो एक जो मुतहदा रेजोल्यूशन पास हो गया है वो एक बहुत अहम अचीवमेंट है। और अब तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और कौम एक सिमत में देख रही है। अपने ज़ाती सियासी इख्तलाफात, मुकदमात, इंटरनल डिफरेंसेस वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत मुतहद हैं बहैसियत कौम। हिंदुस्तान में आज अपोजिशन भी डिवाइडेड है, नागाज हैं, मीज़ोज हैं, आसाम के हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं और मकबूजा कश्मीर के लोग। बहुत बड़ी डिवीज़न है हिंदुस्तान के अंदर इस डिसीजन के ऊपर 370 एंड 35A पे, तो उस हद तक गुड जॉब डन। दूसरी बात थी कि डिप्लोमेसी के एतबार से पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने दुनिया में इस मामले को उजागर करने में और दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाने में कोई कसर उठा नहीं रखी। और आज ये इशू CNN, BBC और यूरोपियन यूनियन और ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा 54 साल के बाद इस पर बैठी है, तो ये कहना कि वहाँ भी इसको उठा दिया गया है और दुनिया इस पर इस वक्त मरकूज़ है, यहाँ तक भी डिप्लोमेटिक लेवल पे भी काम बहुत ठीक हो रहा है। तीसरा है तजारती जो महाज था, हमने जो समझौता एक्सप्रेस बंद की और जो बाकी तजारती पाबंदियाँ इंडिया के साथ लगाई, इसमें मैं समझता हूँ हमें एक कदम और आगे जाना चाहिए। और जो बायलैटरल ट्रेड है थ्रू ये अफ़गानिस्तान के साथ हिंदुस्तान का, उसको भी बंद करना चाहिए। और पॉलिटिकली मेरी ज़ाती सोच ये है कि शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन को भी पार्लियामेंट के इजलास में नल एंड वाइड करार देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान यकसर इनसे मुनारिफ हो चुका है और उसने इस मुकदमे की हैयत ही चेंज कर दी है। अब चौथी बात रह गई कि जो इस वक्त हुकूमत को और क्या करना चाहिए, तो जो काइनेटिक ऑप्शन है, बीइंग अ लास्ट ऑप्शन अपनी जगह पे मौजूद है। अगर ये तमाम एफर्ट्स कारगर साबित ना हुई, यूनाइटेड नेशन ने अपनी जिम्मेदारी ना निभाई, बड़ी ताकतवर अक़वाम ने इस जो जेनोसाइड मुसलमानों का हो रहा है इसको रुकवाने के लिए कोई किरदार अदा ना किया, इसका स्टेटस बहाल ना किया, और जो एक हल तलब मामला है अंडर प्लेबिसिट, UN रेजोल्यूशन के तहत जो प्लेबिसिट वाला मामला है, अगर उसकी असल सिचुएशन में, असल हैसियत में उसको वापस बहाल न किया, तो फिर काइनेटिक ऑप्शन मेरी समझ में एक लेजिटिमाइज ऑप्शन होगी, लेजिटिमेट ऑप्शन होगी, और पाकिस्तान को पूरा हक हासिल होगा उस सूरत में तमाम दरवाज़ों पे दस्तक देने के बाद कि अब हम कश्मीरी अवाम के साथ वही यकजहती का इजहार करें जिस तरह पूरी दुनिया ने अफ़गानिस्तान के साथ किया था USSR इन्वेजन के वक्त, क्योंकि वो एक ऑक्यूपाइड रीजन है, हिंदुस्तान उस पर काबिज हो चुका है और सेल्फ डिफेंस में उनको बंदूक उठाने का इख्तियार है। मैं समझता हूँ उनके हाथ में बंदूक पहुँचाना फिर आलम इस्लाम की और हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी अगर अक़वाम आलम ने यह जिम्मेदारी न निभाई तो। मैं आता हूँ जनरल क़य्यूम साहब की तरफ आ जाता हूँ। पहले जनरल क़य्यूम साहब, अपोजिशंस यहाँ पर जनरल साहब ने बात की, मैं चंद और लोगों का स्टेटमेंट यहाँ ज़रूर कोट करूँगा। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंट में भी हुकूमत नाकाम है और उनका रवैया जिस तरह से है और जो सूरत हाल है, अपोजिशन साथ खड़ी नहीं है। हाँ, कश्मीर के मसले पे यकीनन पूरी कौम साथ होती है, लेकिन जो डिमांड है वो मुख्तलिफ है। जो हुकूमत कर रही है उससे हट कर कौम सोच रही है, उससे हट कर आपके अपोजिशन सोच रही है। दूसरा, अपोजिशन क्लियर कट एक इल्ज़ाम लगा रही है सर, वो ये कह रही है कि ये हुकूमत ने जो इसका रवैया इतना माजरत खाना है उसकी वजह, और ये जो ट्विटर पे सफारती जंग लड़ रहे हैं या वज़ीर ख़ारजा जो सिर्फ इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी को और बैठे हुए हैं यहीं पे, तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ तयशुदा है और हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये अपोजिशन के अल्फाज हैं, बड़े अहम लीडरों के अल्फाज हैं। दूसरी तरफ न तजारत बंद की गई है, न सफारत बंद की गई है, न एयर स्पेस बंद की गई है। और बात की है जहां साहब ने कि अगर ये सारे फैक्टर्स जो कि हमने फ्रंट्स पे डिस्कस किया
जो आपके सामने दूसरों का ऑप्शन भी आ रहा है, उसके बाद काइनेटिक फ्रंट रह जाता है। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? हुकूमत का ये माजरत खाना रवैया है, कमज़ोरी है, या तयशुदा है, या जो पोजीशन कह रही है कि इन्होंने सौदा कर दिया, क्या कहेंगे सर? जी थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मैं पहले तो अपने दोनों कोलीग्स को सलाम पेश करना चाहता हूँ, मेरे बड़े क्लोज और काबिल एहतराम हैं, और स्पेशली लोधी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी गुड एडिशन। ये हमारी हुकूमत की सफ़ों में ऐसे लोगों की बहुत अशद ज़रूरत है, एंड आई थिंक ये एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इजाज़ अवान साहब ने बड़ा अच्छा अहाता किया है और उनका एक अपना व्यू पॉइंट है, और उन्होंने ये सारी जो आस्पेक्ट्स इसके फेसेट्स बयान किए हैं और उन पर उनके अपने व्यूज़ हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा, जहाँ तक देखिए पॉलिटिकल बात है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि डिफरेंसेस तो आपस में हैं हमारे और वो इंटरनल हैं, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, आप भी यही फरमा रहे थे कि उसके ऊपर पूरी कौम का इत्तेहाद है, और हमारा जो जॉइंट सेशन था उसके एंड के ऊपर हमारा एक जॉइंट रेजोल्यूशन आया जो कि वेरी पोटेंट था और दोनों की मर्जी से आया। तो पॉलिटिकली वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है सब लोग जानते हैं कि उसकी मजबूती और आपका एक्सटर्नल फेस जो है उसके ऊपर उसका और ज़्यादा क्रेडिबल होने का दारोमदार आपकी इंटरनल यकजहती पे भी होता है। तो उसमें पॉलिटिकल लोगों को गिले हैं कुछ कि जी सिलेक्टिव ये हो रहा है, एहतसाब हो रहा है, या विंच हंटिंग हो रही है। ये चीज़ें कौमी यकजहती पे हरफ लाती हैं। आल दो पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहते हैं, बट ऑल सेड एंड डन मैं समझता हूँ कश्मीर के ऊपर देयर इज़ नो डिफरेंस पॉलिटिकली। जहाँ तक डिप्लोमेसी का ताल्लुक है, उसके ऊपर ये जो आज दुनिया मुतहरक है ना, ये इसलिए नहीं है कि हुकूमत का अपना क्रेडिट है, बिकॉज इस हुकूमत के वक्त में ये लोग CNN भी बोला है और सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई है, और एवरीथिंग दैट हैपन्स और डज नॉट हैपन वो जो हुकूमत वक्त होती है उसका वो क्रेडिट भी लेती है और डिसक्रेडिट भी लेती है। बट ये भी एक फैक्ट है कि 72 सालों में इंडिया की ये जुर्रत नहीं हुई कि वो इसको इस तरह एनेक्स कर ले। तो उन्होंने अभी इस टाइम के ऊपर किया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजूहत यही है कि वो समझते हैं कि ये इकनॉमिकली वीक हैं, ये सफारती सतह के ऊपर हमने इनकी आइसोलेशन की हुई है, हमारे खिलाफ एक नैरेटिव है दहशतगर्दी का, हमारे खिलाफ एक नैरेटिव है कि ये रोग स्टेट, इनके पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, और वो अपने तौर के ऊपर बैरूनी सतह के ऊपर काफ़ी हद तक हमारे खिलाफ वो चीज़ तैयार की हुई थी। तो उन्होंने समझा ये राइट टाइम है। बट आई एम श्योर, और मेरा पक्का यकीन है कि अल्लाह के करम से, चूंकि हमारा मुल्क, हमारी हुकूमतें नेक नीति पे काम करती हैं, तो ये बैकफायर कर रहा है इंडिया के ऊपर, बिकॉज उसकी जितनी तवक्कुआत थी कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके ऊपर हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के जो है वो बाहर से रिएक्शन आया है। और इसका क्रेडिट मेरे ख्याल में पाकिस्तान या इंडिया को नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कश्मीरियों को है, जिन्होंने बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ अपना खून दिया, और ये एक नया चैप्टर उन्होंने रकम किया। ये चूंकि इंडिजिनस मूव्स थी और उन्होंने अपने तौर के ऊपर 7 लाख की फौज का मुकाबला किया, उनको जीपों के पीछे बांध के घसीटा गया, उनके आंखों में पैलेट गनें फायर हुई, उन्होंने मतलब बच्चे कुर्बान हुए, यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, लेकिन उन्होंने अपना वो रेजिस्टेंस जारी रखी, जिसकी वजह से आज मोदी मजबूर हुआ कि वो 7 लाख फौज लगा के भी कामयाब नहीं हो सकता, तो उसने ये एक्शन लिया जो खुदा के करम से बैकफायर हो रहा है, और हमें उम्मीद है कि उसको वापस इसको लपेटना पड़ेगा। आखिरी चीज जो है वो है काइनेटिक ये फोर्स की। देखें, हम रिपीटेडली कहते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी रिपीटेडली कहा है कि किसी भी सियासी मसले का हल फौजी जो अस्करी जो उसका सलूशन है वो नहीं होता। उन्होंने अफगानिस्तान के सिलसिले में कहा, और इवन कश्मीर के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ये जो अस्करी यूज है, मिलिट्री यूज है ऑफ सॉल्विंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इससे कभी भी मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए जब हम काइनेटिक फोर्स की बात करते हैं तो वो हम उसी सूरत में करते हैं कि जब इंडिया ने अगर किसी तरीके से एग्रेशन किया हमारे ऊपर, तो वी रिजर्व द राइट टू रिएक्ट, और उस सूरत के अंदर हमारे पास कोई होल्ड्स बार्ड नहीं होगा और हम अपने दफा के लिए मुकम्मल तैयार हैं।
लेकिन बेसिकली हम ये समझते हैं कि लीडिंग ऑप्शन हमारी वो डिप्लोमेटिक है, वो पॉलिटिकल है, और उसके ऊपर न सिर्फ हमें खत लिखने चाहिए बल्कि प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को बाहर जाके लोगों को मिलना भी चाहिए। ठीक है सर, मैं आगे बात करूंगा। मैं लोधी साहब की तरफ आता हूं। लोधी साहब, भारत ने अपना एक फौजी मरवाए बगैर आपकी शहरक कश्मीर को काट दी। मुझे मुझे ही समझ नहीं आती, मेरी कौम को भी समझ नहीं आती कि जब उसने अपना मकसद हासिल कर लिया है और मकबूजा कश्मीर को उसने आपकी शहरक थी उसको काट कर उसने जो भी ऑर्डर करना था वो कर दिया है, और इस सिलसिले में पूरी दुनिया में सिफारती कामयाबी उसने हासिल कर ली है कि 195 दुनिया के मुल्क और 57 इस्लामी मुल्क में से कोई कश्मीर पर भारत के ख़िलाफ़ नहीं है। सलामती कौंसल्स भी देख लें, G7 भी देख लें। तो ऐसी सूरत हाल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बयान कि जनाब आली अगर तुमने आज़ाद कश्मीर की तरफ टेढ़ी आँख से देखा तो हम तुम्हारी आँखें निकालेंगे, तो सर उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो अब आज़ाद कश्मीर की तरफ देखेंगे? एक सवाल तो ये बनता है मेरा। दूसरा सवाल ये है सर कि आप समझते हैं कि कश्मीर इशू पे हुकूमत, फ़ौज, अपोजिशन और अवाम आपको एक पेज पे नज़र आ रहे हैं सर? वैसे तो कहा जाता है कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पे हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि फ़ौज और अवाम को एक पेज पे होना चाहिए, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। सर क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो डॉक्टर साहब आपने जो अपने इंट्रो में कहा कि सुकूत कश्मीर, तो अल्लाह के फजल करम से अभी तक सुकूत कश्मीर हुआ नहीं है, कोशिश है भारत की ज़रूर। तो एक तो ये क्लैरिफिकेशन है। दूसरा ये है कि अभी ये जो आप बात कर रहे थे, देखिए डिप्लोमेसी में ये होता है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है उसके अंदर ही डिप्लोमेसी काम करती है, उसकी लिमिट्स होती हैं। चाहे हुकूमत नून की हो या पीपल्स पार्टी की हो या PTI की हो, आप जो दुनिया में जितना काम कर सकते हैं डिप्लोमेटिक उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक सेटिंग है, एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल सेटिंग है जिसको आप भी जानते हैं। जो काम ज्यादा हुआ है वो मैं समझता हूँ पब्लिक डिप्लोमेसी में हुआ है, जिसमें मीडिया ने काम किया है, सोशल मीडिया ने काम किया है, जो हमारा डायस्पोरा था उन्होंने जो बाहर निकाली है जुलूस, उसका काम हुआ है। जो नेशन टू नेशन डिप्लोमेसी है वो आप जैसे आपने बताया वो तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल है। जो हमारे हामी है वो आपको पता है, जो हामी नहीं है वो भी आपको पता है। इस सिलसिले में एक चीज जो हमें और करनी चाहिए, जिसका जो डिप्लोमेसी की लिमिट मैं कहता हूँ बाउंड्री पर आती है, वो ये है कि हमें कश्मीर फंड बनाना चाहिए जिसमें हम ये कहें कि हम रेड क्रॉस को ये रिक्वेस्ट करें कि हम आपको फंड देते हैं, आप उनको खुराक पहुंचाएं, आप उनको दवाइयां पहुंचाएं, बच्चों को दूध वगैरह, ये काम करना चाहिए। चले, लेकिन ये मैं मानता हूं कि डिप्लोमेसी अलोन इज नॉट इनफ। जब तक आप एलिमेंट्स ऑफ पावर जितने भी आपके पास हैं, ठीक है, कुछ कमजोर एलिमेंट्स हैं, कुछ मजबूत एलिमेंट्स हैं, इनको जब मिला के मजबूत तरीके से आप अप्लाई नहीं करेंगे उसका फायदा नहीं होगा। मैं एक एक की बात करता हूं जो आपने बात की है। सबसे पहले पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। एक तो खैर जो इंटरनल यहां से मैसेज गया है वो तो मेरा ख्याल ठीक गया है। एक बात जनरल एजाज अवान साहब ने की कि हमने शिमला मुआहदे की अभी तक उसको इंटैक्ट रखा हुआ है, इसको रिवोक नहीं किया। इस पर कम से कम डिस्कशन तो होनी चाहिए कि भी रिवोक करने या ना करने में क्या फायदे या नुकसान है। एक बात मैं बड़े तवातर से कह रहा हूं, उस पर गौर और फिक्र करने की जरूरत है। मैं कहता हूं उसको समराइजली डिस्पोज ऑफ न करें कि जो हमारे साथ आजाद कश्मीर है, हम यूएनओ को कहें कि आप अपने अरेंजमेंट के अंदर अपनी यूएनओ की फौज लाकर हम अपनी फौज को बैरकों में बंद करते हैं, आप यहां पर एक प्लेबसाइट करवा लें और इसको बाद में हम एक्सटेंड कर लेंगे। जब ये मैं पॉलिटिकल उनकी बात कर रहा हूँ, इस पर साफ जरा डिबेट करने की जरूरत है। लोगों का ख्याल कुछ है, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी है। उसके अलावा हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना सकते हैं कि वहां पर चूंकि गवर्नमेंट नहीं है और वो इलेजिटिमेटली खत्म कर दी गई है, उस पर हम काम कर सकते हैं। कानूनी तौर पर हमें जाना चाहिए ह्यूमन राइट्स की जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उनके पास, इंटरनेशनल कोर्ट्स, whatever is possible. Now I come to the kinetics which is most important. देखिए, एक तो kinetics के टाइमिंग्स होते हैं। अब वहां पर क्लैम्प डाउन है, वो उनका पहला फेज है, उसके बाद उन्हें दूसरा फेज। ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको आजाद कश्मीर की तरफ आने की क्या जरूरत है,
तो मेरे भाई याद रखो, किसी भी सूरत में हिंदुस्तान ना कश्मीर को हजम कर सकता है, ना हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उनको काबू कर सकता है, जब तक कि वो सरनगू ना कर दे पाकिस्तान को। जब तक पाकिस्तान खड़ा है, ना ये जो दोनों चीजों को हजम नहीं कर पाएगा, और ये इस बात का उनको अच्छी तरह इदराक है। तो ये नामुमकिन है मेरे ख्याल में कि वो ये करें कि जी जब ये क्लैम्प खत्म होगा, क्लैम्प डाउन, और वहां से मूवमेंट दोबारा शुरू होगी, तो वो हमारी तरफ रुख ना करें। अब ये जो काइनेटिक्स के टाइमिंग है, ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूं कि जब आप कहते हैं कि हम अपना दिफा करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे, ये आपको पता है आर्मी चीफ ने भी कहा है, ये इमरान खान ने भी कहा है, इसका डॉक्टर साहब हरगिज ये मतलब नहीं है, हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप इंतजार करेंगे आपको पहले कोई थप्पड़ मारेगा तो फिर आप अपना दिफा करेंगे। ऐसे नहीं होता। जो पाकिस्तान का दिफाई डॉक्ट्रिन है उसको हम कहते हैं ऑफेंसिव डिफेंस, जिसका ये मतलब है अगर मुझे पता चल जाए, मेरी इंफॉर्मेशन हो, मेरी इंटेलिजेंस हो, और ये दोनों जनरल साहबान से आप बाद में पूछ सकते हैं कि आप मेरे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो मैं जो उससे पहले आपको पकड़ूंगा, आपकी गर्दन पे हाथ रखूंगा, वो दिफाई कदम है, वो ऑफेंसिव स्पिरिट नहीं है, वो ऑफेंसिव के उसमें जुमरे में नहीं आता। और मुझे यकीन है कि ऐसा होने जा रहा है। कौम को इस बात पर एतमाद होना चाहिए कि जब आर्मी चीफ एक बात कह रहा है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, जब आपका वजीर आजम कह रहा है कि हम आखिरी हद तक जाएंगे, तो आखिरी हदूद का तयन जो है ना, वो फिर हमारे दिनों में होना चाहिए कि वो क्या हो सकता है। जी, तो इसका मतलब तय हो गया कि भारत अगर ये सोच रहा है एज इट इज स्टेटस को जो बन चुका है, चाहे पूरी दुनिया उसको सपोर्ट करे, इस तरह कश्मीर रहेगा, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ये स्टेटस को होने नहीं देंगे। 30 दिन तो गुजर गया है, 60 दिन भी शायद गुजर जाए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा गुजरा तो फिर कुछ ना कुछ काइनेटिक एक्शन तो होगा। सर, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाता हूँ और फिर ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक। ड्यूरिंग प्रोग्राम इस मुल्क के एक मुहिब वतन सिपाही ने एक मैसेज भेजा है, मैं कन्वे करना ज़रूर चाहूँगा। उसने सजेशन दिया, उसने कहा है कि जी कंप्लीट क्लोजर ऑफ एयर स्पेस फॉर इंडिया, कंप्लीट बैन ऑफ अफगान ट्रांजिट ट्रेड, जिस तरह हमारे साथी यहाँ मेहमान कह रहे हैं, PM विजिट टू P5 कंट्रीज़ इमीडिएटली, pressure on LOC through crossing of AJK pupil, Azad Kashmir, Khalistan government in exile in Nankana Sahib, intense demonstration in leading world capital, and must be there kinetic actions, must be there kinetic action, must be there kinetic action, and limited नक पॉस्चरिंग। ये एक मैसेज है जो मैंने कन्वे किया अपने मेहमानों के साथ भी। सर, जनरल अवान साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं एक और अहम बात लेकर सर, और वो बहुत ज़रूरी है और डिस्कस भी हो रही है। सर, एक इत्तेहाद बना था पाकिस्तान, चीन, रूस, तुर्की और ईरान का, जिसके बारे में आप समेत बहुत सारे अहम जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उसकी अहमियत को बहुत उजागर किया था। बहुत सारे लोगों ने कहा और हुक्मरानों ने भी कहा कि ये इत्तेहाद बहुत अहम है इस खित्ते के लिए, और ये एक कामयाब पाकिस्तान हुकूमत ने इक़दाम उठाया है जो इस इत्तेहाद का हिस्सा बना है और पीछे हटी है अमेरिकन इत्तेहाद से। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी था। क्या वजूहात है सर कि ये इत्तेहाद अब नज़र नहीं आ रहा है और हमें नज़र आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत फिर अमेरिकन इत्तेहाद की तरफ चली गई है, जो महसूस हो रहा है सर? क्या कहते हैं? और कहा भी जा रहा है हुकूमती लेवल पर कहीं कहीं कि शायद ये जो इत्तेहाद अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन इत्तेहाद में शामिल हो चुका है। डॉक्टर साहब, ये जो बात है, मेरे इल्म में ऐसा कोई इत्तेहाद नहीं है जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी किया हुआ है। हम न कभी नेटो का हिस्सा रहे हैं, न किसी और ऐसे फार्मल इत्तेहाद में
शरीक रहे हैं जो अमेरिका की तरफ हो और रूस के या चीन के या इन ममालिक जिनका आप नाम ले रहे हैं, ईरान या टर्की, इनके खिलाफ हो। ऐसा कोई इत्तेहाद था नहीं। यस, जब कोल्ड वार में थी तो हमारी लीनिंग अमेरिका की तरफ ज़रूर थी और हम अपनी पॉलिसीज़ में अमेरिका का अमल दखल ज़्यादा रहा है इस रूस के मुकाबले में या बाकी ममालिक के मुकाबले में, लेकिन इत्तेहाद का। और इसी तरह इस वक्त भी कोई ऐसा इत्तेहाद मेरे इल्म में नहीं है जिसमें पाकिस्तान, रशिया, ईरान, टर्की की किसी फार्मल इत्तेहाद का हिस्सा हों। ऐसा भी कोई इत्तेहाद न वजूद में आया है या कम से कम मेरे इल्म में नहीं है। अब रही बात, एक बात होती थी और होती रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कुछ इस तरह के रहे हैं कि उनमें एक ट्रस्ट डेफिसिट रहा है। हम समझते हैं हमें अमेरिका ने हमेशा कोल्ड वार के दौर में भी और अभी तक हमेशा इस्तेमाल किया है अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए और अपने मकासद के हुसूल के लिए, और जब हमें ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने हमें धोखा दिया है। अमेरिका की राय शायद ये रही है कि हमने उसे इस्तेमाल किया है और अपने मकासद के हुसूल के लिए, हत्ता कि हम न्यूक्लियर पावर बन गए जब प्रेसिडेंट रेगन एक सर्टिफिकेट देते रहे कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अमन के लिए है, लेकिन हमने एटमी कुव्वत भी हासिल कर ली। तो ये दोनों तरफ से इल्ज़ामात लगते रहे हैं। अब रहा रूस और इनकी तरफ, तो एक सोच है और बहुत सारे हलकों में है कि हमें अपनी नई पॉलिसी लुक ईस्ट को देखना चाहिए और हमें जो आते हैं ना गुड नेबर की तरफ देखना चाहिए कि हम ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करें अपने ट्रेड के एतबार से, डिफेंस डील्स के एतबार से, रीजनल कोऑपरेशन के एतबार से, कि चाइना और रशिया, ईरान और टर्की के साथ इस रीजन में हम अपने मुस्तकबिल को तिजारती एतबार से, स्ट्रेटजिक एतबार से इनके साथ नथी करें, इनके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि शायद ये बेहतर ऑप्शन होगी एक डिस्टेंट ऑप्शन की वजह से। तो उस पे सोचने में कोई हर्ज नहीं है, बात होती भी रहती है। और पाकिस्तान को कभी ऐसे नज़र नहीं आना चाहिए कि उन्होंने अपनी तमाम तवक्कुआत अमेरिका से वाबस्ता कर ली हैं, चाहे मिलिट्री की हो, पॉलिटिकल हो या डिप्लोमेटिक। लेकिन इस किसी ऐसे इत्तेहाद का ये मतलब हरगिज नहीं होता कि आप एक दरवाजा बंद करके ही दूसरा खोल सकते हैं। आप सब दरवाजे खुले रखते हुए अपनी प्रायोरिटीज को चेंज जरूर करें और कर सकते हैं। ठीक है सर। जनाब जनरल क़य्यूम साहब, नवाज शरीफ दौर में ये इत्तेहाद सामने आया था और सीपैक बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया और इसमें बड़ी कोशिश हुई, और नवाज शरीफ दौर में हमें ये सामने नज़र आया कि जनाब हालांकि ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन जो नज़र आया आवाम को कि सीपैक हो गया है, चीन पाकिस्तान 46 बिलियन का एक वो हो गया है, ये आपस में मिल गए हैं, फिर रूस भी शामिल हो गया, फिर तुर्की भी आ गया, फिर ईरान भी आ गया, और यही बात सामने आई उस दौर में कि हम एक नए अच्छे इत्तेहाद की तरफ गए हैं जो पाकिस्तान के मौशी हालात भी दुरुस्त करेंगे और इस रीजन के लिए ये इत्तेहाद ज़रूरी है। लेकिन सर हमने अभी देखा रिसेंटली कि इमरान खान साहब ने क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट करके अमेरिका का दौरा किया और अमेरिकन सदर से मुलाकात किया और वहाँ से वापस आते हैं और कहते हैं मैं वर्ल्ड कप जीत गया। और जो इस वक्त चीज़ें हो रही हैं उससे ये महसूस हो रहा है कि वो इत्तेहाद जो नवाज शरीफ साहब ने बनाया था या जो वो इत्तेहाद उस ज़माने में बनने वाला था या नज़र आ गया था, वो इत्तेहाद दोबारा ख़त्म करके अब ये हुकूमत अमेरिकन इत्तेहाद की तरफ चली गई है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, मैं ब्रीफली ये कहना चाहता हूं कि आइडियली किसी मुल्क की जो डिप्लोमेसी है उसकी कामयाबी का जो पैमाना है वो ये है कि तमाम सुपर पावर्स के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों, ये मुल्कों के मफाद में है। इंडिया ने राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एक नॉन अलाइंड पॉलिसी अख्तियार की और वो सारी तरफ उन्होंने अपने तौर के ऊपर दोस्ती का रखा। हमने उस वक्त एक गलती की कि हम टोटली अमेरिका की तरफ झुके और फिर यहां तक कि नहीं बल्कि 50s में सीटो और सेंटो के मुआहिदों में हम शामिल भी हो गए। हमें उस वक्त पता लगा जब 65 वार हुई
तो हमने कहा जी हमें मदद चाहिए, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो इत्तेहाद कम्युनिज्म के खिलाफ है, और बल्कि मदद की बजाय हमारे ऊपर बहुत सी सैंक्शंस लगी। इसके बाद आपने देखा 71 वार के अंदर भी अगर ये सुपर पावर्स हमारी बैक पे होती तो इंडिया की जरूरत नहीं थी कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके सकूते ढाका का वो होता। तो इसलिए ग्लेन अमेंडमेंट लगी, साइमैंगडन अमेंडमेंट लगी, फिर 9/11 में हम यूज हुए, उसके बाद फिर आपने देखा प्रेसलर अमेंडमेंट की आई। तो अमेरिका ने हमें हर मोड़ के ऊपर डसा है। ये भी ठीक बात है कि हमने बहुत सी टेक्नोलॉजी इनसे ली, F-16 भी लिए। मुझे याद है मैं मिलिट्री सेक्रेटरी था उस वक्त जब ये F-16 की बिल क्लिंटन साहब से बात हो रही थी। तो जब बेनजीर भुट्टो वहां गई तो हमने कहा जी हमारे वो F-16 हमने 428 लेने हैं, आपको पैसे भी दिए हैं। उन्होंने कहा पैसे भी नहीं वापस होंगे, F-16 भी वापस नहीं होंगे, बल्कि जिन हैंगर्स में ये हैं उनका किराया भी आपको देना पड़ेगा। ये बाद में फिर नवाज शरीफ साहब गए और उनके साथ इसहाक डार साहब और ये टीम गई थी, तो अपने दौर के अंदर फिर ये बाद में रिट्रीव हुए। हाउएवर ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बड़ा अच्छा मूव था नवाज शरीफ साहब के दौर के अंदर भी कि हम SCO के मेंबर बने। SCO के मेंबर बनने के बाद ये इत्तेहाद हमारा ओपन अप हो गया और अभी भी हो रहा है। रशिया के साथ मौजूदा हुकूमत भी इन टच है। चाइना के साथ ये CPEC की बात तो बड़े अरसे से चल रही थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जो बात थी, आई एम प्रीवी टू दिस कि दी चाइनीज प्रेसिडेंट टोल्ड नवाज शरीफ पर्सनली कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर दिस इज माई गिफ्ट फॉर यू। और अपने तौर के ऊपर चूंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी और CPEC, उसके ऊपर अमेरिकन का व्यू पॉइंट यह था कि आपने रेड लाइन क्रॉस की है। ये वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट जो है हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, चूंकि हम चाइनीज को कंटेन कर रहे थे साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशन में। आपने उनको बाईपास दे दिया है जो 25,000 किलोमीटर से कम होकर 3,000 किलोमीटर रह गया है। तो इसके ऊपर अभी हम देख रहे हैं कि वो थोड़ा बैक बर्नर पे गया है। इससे तलखी होगी। आई डोंट बिलीव कि यह हुकूमत उस पर कंप्रोमाइज करेगी। इनको कभी नहीं करना चाहिए। आल्दो कुछ इनके मिनिस्टर ने, रजाक दाऊद साहब ने उस वक्त बयान दिया हम रिव्यू करेंगे। इवन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मैं खुद जब चाइना गया तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया एंड आई टोल्ड देम कि देयर इज नो क्वेश्चन, चाइना और पाकिस्तान का रिलेशनशिप हमारा हुकूमतों का नहीं, पीपल टू पीपल है। और मौजूदा हुकूमत भी फुल्ली सिंसियर है कि वो CPEC को आगे लेके चलेगी। लेकिन यू हैव टू शो रिजल्ट्स ऑन द ग्राउंड और इसको आगे लेके चलना होगा। अमेरिका से एंगेजमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस विद चाइना। और रशिया के साथ भी की जाए और चाइना के साथ ताल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ अमेरिका नहीं होने चाहिए। ठीक है सर, मैं एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा और उसके बाद खालिद लोधी साहब के पास आता हूं इसी से रिलेटेड सवाल के साथ। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनाब लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, एक तो ये है सर कि इस इत्तेहाद का जो माजी में हमने सुना और हमने देखा भी कि पाकिस्तान के हुक्मरान की मुलाकातें भी हो रही हैं और इस सिलसिले में बड़ी स्टेटमेंट्स हैं। मेरे पास बहुत स्टेटमेंट है, मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा दूँ, बड़े बड़े एनालिस्टों का। जी ठीक है। एक तो सर ये इत्तेहाद था। दूसरा सर अभी जो रिसेंटली है वो हमें ये महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दोबारा अमेरिकन इत्तेहाद में चला गया है, जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, और अमेरिका जहां होता है वहां इजराइल ज़रूर होता है सर। इजराइल माइनस नहीं हो सकता। अब मैं एक सवाल करता हूं सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि सर जो CPEC है उसका जो 9 कमर्शियल जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसके बारे में सर आप लोगों ने हमें बताया, हुक्मरानों ने बताया, एनालिस्टों ने बताया, बड़े बड़े माशी इंटेलिजेंट ने बताया, फौजियों ने बताया कि जनाब ये 9 इकनॉमिक स्पेशल जोन जो हैं ये पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन हैं। पाकिस्तान इससे मईशत में बादशाह हो जाएगा। पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। 2014 में सर ये जोन जो है वो ये CPEC हुआ। आज 2019 है, एक इकनॉमिक जोन आज फंक्शनल नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर काम
सुस्त कर दिया गया है, और कुछ लोग तो बड़े रिलायबल सोर्स ये कह रहे हैं कि बंद कर दिया गया है। और ये भी बात सुनने में आ रही है कि आईएमएफ के आने के ऊपर जो लोन डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आईएमएफ लोन डॉक्यूमेंट जिस पे चीन बहुत सख्त नाराज है, क्योंकि उस एग्रीमेंट को डिस्क्लोज कर दिया आईएमएफ को, और आईएमएफ का मतलब है अमेरिका। तो ये हुकूमत टोटली शिफ्ट हो गई है सर अमेरिका में। जी, बेसिकली आपका जो सवाल है वो आज़ाद खारजा पॉलिसी का सवाल है डॉक्टर साहब। देखिए, पहले मैं ये बताऊं जो मेरी समझ में है कि इस वक्त हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका का इस खित्ते में स्ट्रेटेजिक पार्टनर हिंदुस्तान है, ये एक फैक्ट है। अब ये जो जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं ये ऐसा क्यों है, उसमें मैं आपको नंबर ऑफ फैक्टर बता देता हूँ। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, टाइम कम है। FATF, IMF, सऊदी अरेबिया जिसने आपको डेफर्ड तेल भी दिया है और आप यहाँ पर पैसे भी रखे हैं, UAE जो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया, और उन्होंने आपको ये भी दिया और आपको थोड़ी सी खफगी भी दी है, और आपको पता है कि मैं किन चीजों का जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने बैलेंस करके कहा है, उन्होंने सोचा कि हमने ये दिया हुआ है और ये हम इतनी इनको गुस्सा जो है ना ये बर्दाश्त कर लेंगे। तो बात ये मेरे भाई कि आजाद खारजा पॉलिसी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इकोनॉमिकली आजाद हों, जो कि आप इस वक्त नहीं है। और ये जो आपको नजर आ रहा है, ये जो टिल्ट है जो कि अननेचुरल है। देखें, एक तो मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं उनकी मुख्तलिफ जहतें होती हैं, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ट्रेड, पीपल टू पीपल, एजुकेशन और इस किस्म की बहुत सारी चीजें। तो ये तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, जैसे जनरल क्यूम कहते हैं कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हो, पर जैसे मैं पहले कहा था, देयर आर लिमिट्स ऑफ डिप्लोमेसी। जब अमेरिका कहता है कि मेरा मुकाबला है चीन के साथ, और मुकाबले का मतलब आप अच्छी तरह समझते हैं, तो ये अगर आप दो कश्तियों में पांव रखने की कोशिश करेंगे तो चिर जाएंगे, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आप ये ताल्लुकात अच्छे बहुत सारे शोबों में अमेरिका के साथ रख सकते हैं और रखने चाहिए, अभी भी वो सुपर पावर है। और हो सकता है कि जो आपको चीजें नजर आ रही हैं वो चाइना की शीर बात से हो, ये परसेप्शन यही है जैसे आपने कहा है। लेकिन आप देखें कि जब हमारी टेंशन हुई है इंडिया के साथ, तो किस मुल्क के लोग आए हैं, मिलिट्री डेलीगेशन आया है पाकिस्तान में, ओनली वन, चाइना। उनका आपको पता है कि जो मिलिट्री उनकी काउंसिल है, क्या उसका पूरा डेलीगेशन है, और क्या बातचीत हुई है ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन उसमें से जो चीजें ट्रिकल आउट हो रही हैं वो बहुत पोटेंट इनकी आपस में बातचीत हुई है। चाइना इस वक्त हमारा रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर आपको टेम्परेली कुछ टाइम के लिए कुछ ऑप्टिक्स और नजर आ रही है तो आप देखेंगे इंशाल्लाह वो शिफ्ट हो जाएंगी। और अमेरिका का मुझे भी अच्छी तरह यकीन है, इस हुकूमत को भी अच्छी तरह यकीन है, पीपल्स पार्टी को भी पता है और नून को भी पता है, उनके साथ इस वक्त हमारी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। जो ही उनका काम आसान हो गया अफगानिस्तान वाला, वो मैं दोबारा धुले हुए कपड़े की तरह फेंकेंगे। तो ये नहीं है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ऐसा होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि पहले हमें बांधा गया है डॉक्टर साहब, बांधा गया है ईरान, सऊदी अरब के थ्रू, UAE के थ्रू, FATF के थ्रू, IMF के थ्रू, खुद उनके जो है मामला। तो एक बंधे हुए आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मेरा ख्याल इतना ही कर सकते हैं जितना हम कर रहे हैं। लेकिन जब ये रस्सियां खुलेंगी, अल्लाह करे कि ये खुले, और इसको खोलने के लिए हम कोई कोशिश करें, तब हम जब इकोनॉमिकली आजाद होंगे या कदरे आजाद होंगे। इकोनॉमिक आजादी का ये मतलब नहीं है कि मुल्कों का एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार खत्म हो जाता है। उसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी से जिससे पैसे लें, जिससे ना लें, जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जिससे इन्वेस्टमेंट करवाना चाहें, जब आपकी मर्जी उसमें शामिल हो जाती है तब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, तब आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंट होते हैं, तब आपकी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होती है। अभी हम उस चीज से बहुत दूर हैं, दिल्ली अभी बहुत दूर है। अल्लाह करे कि हम ऐसे काम करें कि वो हम इस रास्ते पे चलें कि हम ये अपनी एक आजाद खारजा पॉलिसी पर गामजन हो सके। इसमें कुछ वक्त लगेगा जी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा खारजा पॉलिसी है वो आज़ाद नहीं है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। आपने बता दिया, IMF, FATF हर जगह से हम जकड़े गए हैं, और शायद डेफिनेटली ये हुकूमत इसकी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाना तो हुकूमत का काम था। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। किसी स्टेज पे और हम इस इशू पे बात करेंगे, और एक इशू रह गया। आप तीनों का शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।